वेलकम टू इजी लर्निंग फिजिक्स। मैं इबाद। मैंने लास्ट वीडियो में आपको टेंथ का साइंस का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था, जिसमें कि 3 इंपॉर्टेंट टर्म आए थे। वो करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस था। जैसा कि करंट के बारे में मैंने आपको बताया हुआ था, फ्री इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट के हिसाब से मूविंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, यानी कि रेट फ्लो ऑफ चार्ज जो टर्म होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन का टर्म होता है। देन उसके बाद वोल्टेज बताया था। वोल्टेज जो पावर, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को आगे मूव करने के लिए दी जाती है वो वोल्टेज कहलाती है। और जो उसके रास्ते में जो बैरियर आते हैं, जो रुकावटें आती हैं, उनको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारे पास में वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बेसिकली कहा जाए तो ये दोनों टर्म एक ही हैं। जैसे कि मैंने आपको टर्म वोल्टेज बताया हुआ था, वोल्टेज के ही बेसिकली हम वोल्टेज को 3 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। वोल्टेज, या हम कहें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस कहें, या हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहें, यानी कि वो पावर जो इलेक्ट्रॉन को आगे मूव ऑन के लिए दी जाती है वो हमारी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज की जाती है। अगर हम बुक के अकॉर्डिंग देखें, एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क। वर्क से मतलब क्या है, यहाँ पर वर्क एनर्जी का टर्म होता है, needed to move a unit charge। unit charge का मतलब है वही आपका free electron from reference point to a specific point। इस reference point to a specific point, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो एनर्जी दी जाती है इनसाइड द फील्ड विदाउट प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर जो मूवमेंट होना चाहिए वो मूवमेंट बिल्कुल कांस्टेंट होना चाहिए। ना उसकी इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी, ना इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम होगी। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द टू चार्ज बॉडी। लाइक हमारे पास 2 चार्ज बॉडी है, उनके बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लाइक कोई चार्ज बॉडी है जिसपे प्लस का चार्ज है और दूसरी बॉडी है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें हमें क्लियर नजर आ रहा है कि इसमें चार्ज डिफरेंस है। तो इस केस में हम यहाँ पे इसको हम चाहे पोटेंशियल डिफरेंस बोलें, चाहे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले, हम इसको वोल्टेज भी बोल सकते हैं, और दूसरा टर्म क्या है, हम इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वोल्टेज इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू W अपॉन Q, और Q आपका यहाँ पे क्या है, चार्ज है। जैसा कि हम इसके SI यूनिट के बारे में बात करें तो SI यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। इसका जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, गिवन बाय द इटालियन फिजिसिस्ट अलेक्जेंड्रो वोल्टा। अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने, ये इनके नाम के ऊपर इसका यूनिट चलता है, यानी कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल। जूल है आपका वर्क का यूनिट अपॉन 1 कूलम। कूलम होता है हमारा चार्ज का यूनिट। ओके, अब हम चलते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक लॉ के ऊपर चलते हैं, यानी कि जिस लॉ के बिना हम किसी भी सर्किट को डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको एक टर्म स्टार्टिंग में लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ था आपको कि जब हम करंट को पढ़ रहे होते हैं या जब हमें करंट को समझना होता है तो करंट के साथ दूसरे 2 टर्म और होते हैं। वो टर्म होता है एक वोल्टेज, जिसके ऊपर अभी हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा हुआ है, और एक टर्म होता है रेजिस्टेंस, जो कि हमारे सामने इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ओम्स लॉ तीनों के अंदर एक रिलेशन को डिफाइन करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस the end of the giving metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current while temperature remains same। यानी कि अगर हम बात करें कि किसी भी सर्किट में, सर्किट का मतलब होगा हम क्लोज सर्किट के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होगा। तो जब हम क्लोज सर्किट के बारे में बात करेंगे तो क्लोज सर्किट में अगर हम किसी भी सर्किट में वोल्टेज को बढ़ाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को दी जाने वाली एनर्जी को बढ़ाते हैं, तो उस केस में सर्किट के अंदर करंट यानी कि I भी इंक्रीज होगा। तो हम कह सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I, ऊपर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर हम किसी भी क्लोज सर्किट के अंदर वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो उसके अंदर करंट भी इंक्रीज होगा।
ठीक है। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो साइंस के लॉ के हिसाब से यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, वो कांस्टेंट हमारा R है। R इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। समझ में आ रही है ये बात? तो V इज इक्वल टू IR। अब हम इस ओम्स लॉ के ऊपर बात करेंगे। अब हम इस ओम्स लॉ को डिफरेंट वे में रख के देखेंगे कि ये तीन यहां पर, यानी कि हमने देखा यहां पे कि एक रिलेशन वोल्टेज, करंट और R, यानी कि ओम्स लॉ इन तीनों क्वांटिटी वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस तीनों में रिलेशन बताता है। अब हम इसको ओम्स लॉ को समझते हैं कि ओम्स लॉ हमें क्या समझा रहा है। हमने यहां पर देखा ओम्स लॉ है हमारा V इज इक्वल टू IR। इसमें तीन क्वांटिटी हैं, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। अगर तीन में से किसी एक क्वांटिटी को अगर हम कांस्टेंट मान लेते हैं तो हम देखते हैं क्या हम ओम्स लॉ को दूसरी तरह से किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, लाइक दैट V अपॉन I इज इक्वल टू R। ठीक है। अगर हम यहां पर वोल्टेज को कांस्टेंट मान लें तो ये हो जाएगा हमारा R इज इक्वल टू, या R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन I, या हम इसको लिख सकते हैं I इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। ठीक है। यानी कि हम इन दोनों क्वांटिटी रेजिस्टेंस और करंट के बीच में अगर हम देखें तो ये दोनों क्वांटिटी कैसे हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी किसी भी सर्किट के अंदर अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो उसका करंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस बात को हम आगे समझने वाले हैं कि किस तरह से करंट डिक्रीज होता है। ठीक है। अब इसी रिलेशन को हम V अपॉन, यहां हमने देखा V अपॉन I है, यहां पर हम इसको V अपॉन R इज प्रोपोर्शनल टू, सॉरी V अपॉन I इज इक्वल टू I। अब यहां पे हमारा रेजिस्टेंस कांस्टेंट था, यहां पे हमने वोल्टेज को कांस्टेंट लिया, और यहां पर हम अगर करंट को कांस्टेंट लेते हैं, चलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं V इज इक्वल टू IR। अब हम क्या करते हैं, हम यहां पर करंट को कांस्टेंट लेते हैं तो V इज प्रोपोर्शनल टू R आ जाएगा हमारे पास। तो हमने यहां पे देखा कि जब हम किसी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को कांस्टेंट करते हैं तो वोल्टेज के इंक्रीज करने पर करंट इंक्रीज होता है। सेकंड हमने देखा कि जब हम वोल्टेज को कांस्टेंट करते हैं तो करंट के इंक्रीज करने, रेजिस्टेंस के इंक्रीज करने से करंट डिक्रीज होगा, और जब हम करंट को कांस्टेंट मानते हैं तब वोल्टेज के इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। और सबसे मेन चीज है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये जो तीनों क्वांटिटी हैं, इनमें तीनों क्वांटिटी में ये जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किस तरह से हमारे सर्किट के अंदर करंट को अफेक्ट करता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। यानी कि आप किसी भी तरह से आप इसको ओम्स लॉ को आप बता सकते हैं, चाहे आप वोल्टेज करंट की टर्म में आप डिफाइन कर सकते हैं, आप रेजिस्टेंस और करंट की टर्म में आप डिफाइन कर सकते हैं, आप वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में आप डिफाइन कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप ये मान के चलते हैं कि आप किसी भी सर्किट के अंदर अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज के इंक्रीज होने से क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, यानी कि वो मैक्सिमम करंट को हीट के फॉर्म में लॉस करेगा। और अगर हम किसी सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो उससे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो बस ये टर्म आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा जो काम आने वाला टर्म है आपके पास में वो ये है कि किसी भी सर्किट के अंदर अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और आप करंट को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज होगा। चलिए, तो एक्चुअल जो हमारे सामने है वो रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस बेसिकली एक हीटिंग एलिमेंट है जो हर वायर के अंदर, हर एलिमेंट के अंदर ये रेजिस्टेंस मौजूद होता है। बेसिकली रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, वो रेजिस्टर की प्रॉपर्टी है। रेजिस्ट यानी कि वो एलिमेंट, वो हीटिंग एलिमेंट जो करंट को फ्लो तो होने देते हैं लेकिन करंट का एक मैक्सिमम पार्ट हीट के अंदर खर्च करते हैं। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टर। हम यहाँ पे देखने वाले हैं रेजिस्टर क्या है ना। तो दैट चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द हीट। हम जो इनपुट एनर्जी दे रहे हैं वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यानी कि करंट है हमारा, जो इसको ये क्या करता है, हीट के अंदर चेंज कर देता है। इट इज द रिप्रेजेंट बाय द लेटर आर, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, है ना, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है, जिसको हम ग्रीक लेटर ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक दैट अगर किसी
कोई रेजिस्टेंस 100 ओम है तो 100 ओम, या हम 10 किलो ओम कोई दूसरा रेजिस्टेंस है, या हम 100 के ओम्स, है ना, के स्टैंड फॉर 1000, तो इस तरह से हम रेजिस्टेंस को उसके यूनिट के साथ लिखते हैं। ये जब हम कोई सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, इसे ध्यान रखना है। और इसमें अगर ये क्रॉस करके एरो होता है तो ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। वेरिएबल यानी कि जिसको हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, जो जैसे कि हमारे कोई भी रेगुलेटर है, फैन का रेगुलेटर है, कूलर का रेगुलेटर है, या मैनुअल बटन्स हैं वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करने वाले, ये सब हमारे वेरिएबल रेजिस्टर्स हैं। और जो कंपोनेंट है, रजिस्टर कंपोनेंट है, वो ये कंपोनेंट है। नॉर्मली हम देखते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, मोबाइल फोन के चार्जर में, अगर आपने ओपन फॉर्म में देखा हो, कोई चार्जर खुला हुआ देखा हो, या कोई भी आपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट देखा होगा, तो उसमें आपको इस तरह का बहुत छोटा सा पोर्सलिन का बना हुआ, पोर्सलिन की बेसिकली इसके ऊपर एक कोटिंग होती है। ये कार्बन, नॉर्मली जो यूज होने वाले जो रेजिस्टेंस होते हैं ये हमारे कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं, जिसमें 4 कलर की लाइंस हो रही होती हैं। ये व्हाइट, ग्रीन, ब्लैक, ब्राउन, रेड, किसी भी कलर में हो सकता है, इसके कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेन जो है इसके ऊपर ये जो कलर बैंड हो रहा है, 1 2 3 4 बैंड हो रहे हैं, ये बैंड रेजिस्टेंस की वैल्यू को बताते हैं। अगर आप चैप्टर यही टॉपिक आपकी 12th फिजिक्स एनसीईआरटी में है, जब आप वहां जाएंगे तब आप देखेंगे इसकी कलर कोडिंग को देखेंगे, यानी कि इससे आप क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। नॉर्मली किसी भी कॉमन सर्किट में जो रेजिस्टेंस इस्तेमाल होते हैं, यूज होते हैं, वो हमारे कार्बन रेजिस्टर्स होते हैं, जिनका आर्किटेक्चर कुछ इस तरह का होता है। अब हम आते हैं कंडक्टेंस की तरफ। तो रेजिस्टेंस, जैसे कि इसके नाम से मालूम पड़ रहा है, ये करंट फ्लो को रेजिस्ट कर रहा है। और अगर हम बात करें कंडक्टेंस की, तो इसका मतलब है करंट का फ्लो होना, यानी कि ये दोनों रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। और मैथमेटिकली हम कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, इट इज रिप्रेजेंट बाय द लेटर जी। इसको हम लेटर जी से रिप्रेजेंट करते हैं। द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज मो, एम एच, चूंकि इसका रेसिप्रोकल है, यहां आप देखिएगा ओ एच एम लास्ट हुआ है एम पर, और यहां से एम एच ओ, यानी कि इसको हम ओम इनवर्स से हम इसको लिखेंगे। इसका जो यूनिट हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन ओम क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा, -1 की पावर आ जाएगी, तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम बात करेंगे रेजिस्टेंस, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन के रास्ते में जो भी रुकावट आती है वो हमारी रेजिस्टेंस कहलाती है। यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन का रुकना रेजिस्टेंस, या चार्ज का रुकना रेजिस्टेंस कहलाएगा, और उसका एडवांस होना क्या कहलाएगा, कंडक्टेंस कहलाएगा। यानी कि रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यानी कि अब यहाँ पे अपने दिमाग में हमें एक बात, ये थॉट ये लेकर चलना है, कोई भी कंडक्टिंग वायर हो उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगा, यानी कि वो करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू को हीट के अंदर चेंज करेगा, वो करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू को हीट के अंदर चेंज करेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। और अब हम बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिनसे रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, यानी कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें जो पहला फैक्टर है वो है लेंथ। तो हम यहां पे देखेंगे कि ये लेंथ पर रेजिस्टेंस किस तरह से डिपेंड करता है। सपोज दैट हम बात कर रहे हैं लेंथ के ऊपर। सपोज दैट आपके पास एक 60 फीट नॉर्मल कॉपर वायर है, ओके, जिसका रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 1 ओम होता है। ठीक है, और यहां पर अगर हम इस बात को देखें, जैसे कोई भी वायर है तो उस वायर के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगा। हालांकि ये जो कॉपर है इसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, जो कि यहाँ पे आगे अगले टॉपिक में आने वाला है। चूंकि अभी हम यहाँ पे आपको लेंथ समझा रहे हैं, तो लेंथ को समझने की कोशिश कीजिए कि एक नॉर्मल कॉपर वायर है, वो 60 फीट का है, जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, और उसके पास में दूसरा सेम लेंथ का यानी कि 60 फीट का दूसरा वायर है, तो इसका भी रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। अगर हम दोनों की लेंथ को प्लस करते हैं तो टोटल लेंथ होती है 120 फीट होती है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ,
क्योंकि जब फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करेगा, इस फर्स्ट केस में अगर हम देखते हैं तो हम यहां पे देखेंगे फर्स्ट केस में इलेक्ट्रॉन यहां से जब मूव करेगा एनर्जी को लेकर, तो यहां तक इसको जो डिस्टेंस कवर करनी होगी वो डिस्टेंस कितनी होगी, कवर डिस्टेंस होगी 60 फीट की। लेकिन अगर हम इसको दोनों को कंबाइन कर देते हैं तब इसका एक टर्मिनल ये होगा और दूसरा टर्मिनल ये होगा, और उसको टोटल जो लेंथ उसको जो कवर्ड करनी होगी वो कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी, यानी कि डबल लेंथ हो जाएगी। तो इस केस में जो रेजिस्टेंस होगा वो भी डबल हो जाएगा, यानी कि किसी भी वायर की लेंथ को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो लेंथ के इंक्रीज करने से हम क्या देखते हैं, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, यानी कि हम लिख सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू L। L क्या है, इसकी लेंथ है, ठीक है, कि जैसे जैसे अगर हम इसकी लेंथ को डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, और ट्रिपल करते हैं तो ये ट्रिपल हो जाएगा, एंड सो फोर्थ, इस तरह से रहेगा। अब सेकंड है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब है वायर की थिकनेस, या हम इसको डायमीटर भी कह सकते हैं। लाइक ये कोई भी आपका सर्कुलर एरिया, ये जैसे कि हम जानते हैं ये क्या होता है, आपका पाई R स्क्वायर होता है, ये सर्कुलर एरिया, ये जो हमें एरिया दिखाई दे रहा है इसका, अगर हम किसी भी वायर को जब हम क्रॉस सेक्शन करके देखते हैं, यानी कि हम उसको क्रॉस काट कर देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं, हमारा ये एरिया है, और यही एरिया किसको दिखाता है, डायमीटर को दिखाता है, यानी कि हम इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कह सकते हैं, डायमीटर भी कह सकते हैं, और थिकनेस ऑफ वायर भी कह सकते हैं। तो हम यहां पे देखते हैं कि अगर हमारे पास वायर थिन है, कंपैरेटिवली एक थिन वायर लेते हैं और ये हमारा थिक है, कि हम वायर की थिकनेस बढ़ा रहे हैं या वायर की थिकनेस कम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। नॉर्मल अगर हम देखें कि हमारे पास ये 1 फुट का वायर है और ये भी हमारे पास 1 फुट का वायर है, दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो किस वायर में ज्यादा मटेरियल लगा होगा, ऑब्वियस बात है जो वायर आपका जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है उसमें ज्यादा मटेरियल खर्च हुआ होगा, ज्यादा कंज्यूम हुआ होगा। तो इस केस में जब इसमें ज्यादा मटेरियल होगा, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें ज्यादा होंगे, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर ज्यादा होगा, इसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कम होगा। और हमने पिछले वीडियो में हमने बताया हुआ था आपको कि अगर किसी भी वायर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो उस केस में उसके अंदर करंट फ्लो कम होगा, यानी कि इसके अंदर करंट फ्लो कम होगा, इसके अंदर करंट फ्लो ज्यादा होगा, यानी कि मोटा वायर जो होगा उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, यानी कि R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, यानी कि सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि अगर वायर मोटा होगा, थिक होगा, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होगा, और थिन वायर होगा उसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी कि ये हीट ज्यादा करेगा और ये हीट कम करेगा। नॉर्मली हम अपने घरों में जब वायरिंग कराते हैं तो वहां पे हमें इलेक्ट्रीशियन हमें सजेस्ट करता है, एक थिक वायर के बारे में सजेस्ट करता है, थिक वायर यानी कि मोटा वायर, इसलिए क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो लॉस ऑफ द करंट कम होगा। क्लियर। अब हम थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो टेम्परेचर है, यानी कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या होगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ था कि फ्री इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन करता है, और जिगजैग मोशन से क्या होता है कि वो कोलाइजन करता है, और कोलाइजन करने से अपनी एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर कर देता है, और यही कोलाइजन से क्या होता है कि उसका कुछ पार्ट, उसकी एनर्जी का कुछ पार्ट यानी कि करंट का कुछ पार्ट हीट के अंदर चेंज हो जाता है, करंट का कुछ पार्ट हीट के अंदर चेंज हो जाता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे इसका जो भी मोशन रहेगा, अगर हम इन केस अभी सपोज दैट ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल रूम टेम्परेचर हम मान लेते हैं कि जिस पर इसका मूवमेंट एक नॉर्मल है, अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो इसका जो मोशन है वो और भी ज्यादा इनसर्टेन हो जाएगा, और जब ये मोशन ज्यादा इनसर्टेन हो जाएगा तो ये ज्यादा कोलाइड्स करेगा, और ज्यादा कोलाइड के केस में क्या होगा कि ये अपनी एनर्जी का मैक्सिमम पार्ट ज्यादा से ज्यादा हीट में खर्च करेगा।
इसीलिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लाइक इलेक्ट्रिक मीटर, कटआउट, मेन स्विच, एमसीबी, ये सारे के सारी चीजें कहाँ शेडो में लगानी चाहिए। हमने नॉर्मल देखा होगा जो फॉल्ट होते हैं, जो वायर, जो रोड पे जो वायर्स होते हैं, पोल पे, इलेक्ट्रिक पोल पे जो वायर्स होते हैं, नॉर्मली वो जलते हुए नजर आते हैं इन समर सीजन। गर्मी में हम देखते हैं फॉल्ट बहुत ज्यादा होते हैं। फॉल्ट होने का रीजन क्या है कि एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के इंक्रीज होने से वायर्स के अंदर बहुत ज्यादा फॉल्ट आते हैं, है ना। क्यों फॉल्ट आ रहे हैं? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा है, और रेजिस्टेंस के इंक्रीज होने से, क्योंकि वायर जो बने होते हैं मेटल के होते हैं, यानी कि मेटल का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, और उसमें वो वायर जो है वो मेल्ट होके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस के केस में अगर हम टेम्परेचर के ऊपर बात करते हैं तो टेम्परेचर वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये दो फैक्टर हैं, ये हमारे पास लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस टर्म के ऊपर हम एक चौथे फैक्टर के ऊपर बात करने वाले हैं। वो चौथा फैक्टर है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। नॉर्मल केस में कहा जाए कि अगर हम यूनिट लेंथ की वायर, यूनिट लेंथ का वायर है, सपोज दैट 1 मीटर वायर है, और 1 मीटर वायर के अंदर जो भी रेजिस्टेंस होगा उसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। यहां पे हम एक सिंपल टर्म में इसको देख सकते हैं। अभी हमने यहां पर दो चीजों को पढ़ा था, हमारा फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। R इज प्रोपोर्शनल टू L और R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा हमारा L/A, और यहां से जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो R इज इक्वल टू रो L/A। यहां रो एक कांस्टेंट है, रो एक कांस्टेंट है जिसे हम where rho is a constant call electrical resistivity, जहां हम इसको रेजिस्टिविटी कहेंगे। यानी कि डिफरेंट मटेरियल के अंदर अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। इस क्वालिटी को, मटेरियल की इस क्वालिटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहेंगे, जिसको कि हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें रो के यूनिट के बारे में तो इसका यूनिट है मीटर, इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो मीटर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर का यूनिट है ओम। तो कुल मिलाकर अगर हम रो के यूनिट के बारे में बात करें तो इसका यूनिट हो जाएगा ओम इंटू मीटर, ठीक है। तो यहां पर कुछ आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर भी कुछ टेबल्स दी गई हैं, जिनमें से यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, लाइक सिल्वर, कॉपर, और असेंडिंग ऑर्डर में इसके इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस के इंक्रीजिंग कंडीशन में लिखा हुआ है कि सिल्वर की जो रेजिस्टिविटी है 1.60 into 10⁻⁻8, यानी कि इसके अंदर सबसे कम रेजिस्टेंस होता है। लेकिन चूंकि हमें मालूम है सिल्वर एक बहुत रेयर एलिमेंट है, बहुत महंगी एलिमेंट है, इसके तो वायरिंग नहीं हो सकती। इसके बाद सेकेंडरी आता है जिसकी हम देखते हैं कि ये 1.60, ये 1.62, यानी कॉपर की जो रेजिस्टिविटी होती है 1.62 into 10⁻8 ओम इंटू मीटर होती है। एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा होता है, और उसके बाद टंगस्टन बहुत ज्यादा। ये जो बल्ब का फिलामेंट होता है, अगर आप सोचें थोड़ा सा, जो हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उनके अंदर जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। यानी कि जब उसके अंदर करंट पहुंचता है तो वो रेड हॉट होना शुरू हो जाता है, और रेड हॉट होने का इस्तेमाल हम अपने लाइटिंग इक्विपमेंट्स में, बल्ब वगैरह में हम इसको करते हैं। अब हम बात करेंगे, ये एलॉय है हमारे कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नेटिक। ये बहुत हायर रेटिंग रेजिस्टेंस होते हैं, नहीं 49 into 10⁻⁻6 रेजिस्टेंस होता है, और ये सारे के सारे रेजिस्टेंस रूम टेम्परेचर पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये आपको बताए जा रहे हैं। तो 49 into 10⁻⁻6 कॉन्स्टेंटन और मैग्नेटिक 44 into 10⁻⁻6। ये वो एलिमेंट हैं जिनसे हीटर और गीजर, जो भी हीटिंग एलिमेंट्स हैं, उनको बनाया जाता है। और इसके बाद हम यहां पर आ जाएं, जिनके अंदर करंट फ्लो बिल्कुल भी नहीं होता है, ये एलिमेंट हैं आपके ग्लास, रबर, पेपर एंड डायमंड, यानी कि जिनके अंदर करंट फ्लो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा करंट के लिए रुकावट है, और वो रुकावट की वजह से इनको कैटेगराइज किया गया है इंसुलेटर में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था
कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है इनको कंडक्टर बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कम होता है इसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं, जिनमें बिल्कुल नहीं होता वो हमारा इंसुलेटर कहलाता है। तो ये सब हमारे इंसुलेटर की कैटेगरी में है, और इंसुलेटर वो एलिमेंट्स हैं जिनका रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ अगले वीडियो में पहुंचेंगे, जहां पर आपको रेजिस्टर्स के कनेक्शंस के बारे में आपको बताया जाएगा। मेन आपको इस आज के टॉपिक में जो आपको समझना है, जो मेन बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपने जो टॉपिक पढ़ा हुआ है वो टॉपिक आपका ये है रेजिस्टर, इसको समझना है आपको। इसके बाद आपका जो फॉर्मूला है न्यूमेरिकल में इसका यूज होगा, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो रेजिस्टेंस को समझ, यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर है वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के ऊपर। आगे चल के एक टॉपिक आपका आएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि करंट एक बहुत कॉमन टाइप की एनर्जी है जो बहुत आसानी के साथ किसी भी दूसरी एनर्जी के अंदर बहुत आराम से कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए यहां पर हमें, जैसे कि इस चैप्टर पे हम पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और अगला चैप्टर इसके बाद जस्ट बाद जो आने वाला है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आने वाला है। ओवरऑल इस पूरे चैप्टर की समरी आप समझ लें कि यहां पर आपने रेजिस्टेंस पढ़ा, और रेजिस्टेंस में आपने क्या देखा कि आपके पास कोई भी कंडक्टर वायर होता है, वो वायर करंट का कुछ ना कुछ पार्ट हीट में खर्च करता है। चाहे वायर आपका सिल्वर हो, चाहे वायर आपका कॉपर हो, चाहे वायर एल्यूमिनियम हो, या आपका कोई और वायर हो, उसके अंदर रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ जरूर होता है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी करती है, मेटल टू मेटल, एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी करती है। हमने यहाँ पर देखा था यहाँ वैल्यूज कम है, यहाँ वैल्यू मैक्सिमम है, यहाँ पे बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं। इस चैप्टर का जो मेन जो इसका निचोड़ है वो निचोड़ ये है कि हर वायर के अंदर कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस एक हीटिंग एलिमेंट है, रेजिस्टेंस लॉस ऑफ करंट होता है, लेकिन कहीं कहीं इसका यूज ह्यूमंस अपने फायदे के लिए करते हैं। लाइक जितनी भी हीटिंग चीजें होती हैं, लाइक हीटर, गीजर, जितनी भी गर्म करने वाली जो चीजें होती हैं, वहां पर इस रेजिस्टेंस की क्वालिटी का यूज किया जाता है, या कहीं पे करंट को रोकना होता है, बाउंड करना होता है, करंट की वैल्यू को कम भेजना होता है, वहां इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रेजिस्टेंस इस कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी लाइक वॉल्यूम बटन है और रेगुलेटर्स हैं, लाइक हमें फैन स्लो चलाना है तो रेगुलेटर के अंदर जो होता है वो हमारा वेरिएबल रेजिस्टर होता है। ठीक है, अगले टॉपिक में आप रेजिस्टर कनेक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे कि हमें रेजिस्टर के कॉम्बिनेशंस को समझना होगा कि रेजिस्टेंस को अगर हम कंबाइन करते हैं तो किस तरह से रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है और किस तरह से रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है। चलिए, जब तक हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले वीडियो में मुलाकात होती है आपसे।